हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लोकल मैक्सिमा पर। मेरा नाम आशीष प्रजापति है और आज हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स की बात करने वाले हैं, जो बीएससी, एमएससी और आईआईटी में बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, डीयू का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो हम अभी एग्ज़ाम से संबंधित ही बात करेंगे। इसमें उन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे जिन टॉपिक पे डीयू के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। जैसे हम कौन कौन से सिलेबस इसमें कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, वो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यूनिवेरिएंट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल करेंगे, यूनिवेरिएंट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फिर हम सैम्पल स्पेस, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, रियल रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट कंटिन्यूस, ऐसे एक एक करके ये हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे जितने भी हैं। आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सैम्पल स्पेस। आइए सैम्पल स्पेस पढ़ते हैं। सैम्पल स्पेस, पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम इसको समझेंगे क्या होता है। द सेट एस इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस when S is the collection of all possible outcome of particle experiment। देखिए डेफिनेशन क्या है। द सेट एस इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस व्हेन एस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। देखिए जैसे हमने कोई भी सिक्का उछाला एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें जितने भी आउटकम आए, जैसे हमने एक सिक्का उछाला, उसमें कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं, हेड और टेल। जैसे हमने कोई सिक्का उछाला एग्जाम्पल, उसमें कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं, हेड और टेल। इसमें जितने भी आउटकम आ सकते हैं उसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये हो गया एक सैम्पल स्पेस। आउटकम्स, जितने भी आउटकम, जैसे हमने यहाँ तो एक सिक्का उछाला था, अगर हम दो सिक्के उछालते तो क्या आउटकम होते। एक बार सिक्का उछाला, हेड टेल आया, दूसरी बार सिक्का उछाला, उसमें भी हेड टेल आया, तो ये आउटकम्स क्या बन जाते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो हमारा ये क्या हो जाता, ये हमारा सैम्पल स्पेस हो जाता, पूरा सैम्पल स्पेस। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे, जनरली एस से करते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट, हमने सैम्पल स्पेस सीख लिया, अब हम सीखते हैं प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। तो हेडिंग डाल लेंगे आप, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या है, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं फिर हम समझेंगे उसी डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या है, लेट एस बी अ सैम्पल स्पेस ऑफ एन experiment and F be a event, then the probability function 0 से 1 is called probability
फंक्शन। देखिए डेफिनेशन, अब हम अच्छे से एक एक शब्द को आसान भाषा में समझते हैं डेफिनेशन की क्या कहती है। अच्छा, पहले हम इसके नाम से देखते हैं, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। प्रोबेबिलिटी को फंक्शन बनाना, एक सेट में बना देना। देखिए जैसे प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, वो किस किस के बीच लाई करती है, 0 और 1। किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम हो सकती है और 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच ही लाई करती है। 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और 0 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की हो सकती है। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी सेट, अगर हम किसी भी उस पर ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट कोई ब्रैकेट, तो वो एक सेट बन जाता है। ठीक है, सेट बन जाता है। और फंक्शन हम किसको बोलते हैं, जिसका डोमेन और रेंज होता है। आइए थोड़ा फंक्शन का डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा फंक्शन किसको बोलते हैं। तो हम फंक्शन की बात करें एक आसान भाषा में, तो हमारे पास लिखा है y = x² + 1। y और x का रिलेशन, सबसे पहले क्या होना चाहिए, y और x का रिलेशन होना चाहिए, और जो y की वैल्यू होनी चाहिए वो इनका एक डोमेन और रेंज फिक्स होना चाहिए। जैसे अगर हम इसकी रेंज की बात करें, तो यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो इसका रेंज कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनाइट तक जा सकता है। ठीक है, तो हम फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें एक रिलेशन होता है और डोमेन और रेंज होता है। ये फंक्शन का डेफिनेशन आपको क्लियर होगा। तो यही डेफिनेशन हम यहाँ अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, अभी मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच लाई करती है। सेट हमने ब्रैकेट लगा दिया, वो सेट बन गया। और फंक्शन डोमेन और रेंज, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक फिक्स होगी, 0 और 1। 0 और 1 तो हो सकते हैं, और 0 और 1 ना 0 से कम हो सकता और ना 1 से ज़्यादा हो सकता। ये हमारा प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब बताइए कोई भी सैम्पल स्पेस है, हमें उसमें प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन निकालना है, तो 0 और 1 के बीच ही आएगा। ये एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है, इसको याद रखिए, आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला, पर एक बेसिक है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको और एक्सपांड करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे नंबर फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी, किसी की प्रोबेबिलिटी है, कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ s = 1। एस क्या है, हमारा सैंपल स्पेस है। यहाँ पे एस क्या है, सैंपल स्पेस है। अब सैंपल स्पेस के में इवेंट आए हैं, जैसे हेड टेल, ये इन सब की प्रोबेबिलिटी अगर आपस हम सम करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, और ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन डेफिनेशन ये हो गई। अब इसमें एक तीसरा स्टेप भी आता है, वो आता है A1 A2 ... आर पेयर वाइज डिस्जॉइंट। पेयर वाइज डिस्जॉइंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी यूनियन i = 1 to ∞ ai समेशन ai i = 1 ∞ प्रोबेबिलिटी ऑफ ai। देखिए इसमें क्या है, अगर A1 A2 A3 ... कोई इवेंट है डिसजॉइंट, ठीक है, तो हम इनकी सम निकाल के प्रोबेबिलिटी निकालें। हम इनका सम करा, इसका मतलब सम ही है, I1 A1 A2 A3। ठीक है, और फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लें, या प्रोबेबिलिटी निकाल के सम निकाल लें, ये इक्वली आएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार, प्रोबेबिलिटी सम निकाल के प्रोबेबिलिटी निकाल लें, या प्रोबेबिलिटी निकाल के सम निकाल लें, ये दोनों इक्वली आएगा। इसको पेयर वाइज डिस्टेंस बोलते हैं। आइए इसमें हम 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो कर लेते हैं, जो नॉलेज के लिए भी और पता भी होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ भी लेता है कभी कभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई = 0 होती है। फाई किसके लिए डिनोट करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, हम यहाँ पे फाई उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला है जो 11th-12th में आपने बहुत पढ़ा होगा, और इसके क्वेश्चन भी आपने बहुत किए होंगे। प्रोबेबिलिटी A यूनियन B = प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है,
ये आपने बहुत पढ़ा हुआ फॉर्मूला, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए आता ही आता है। ये हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, जहाँ ऐसे लिखा होता है ना ए कॉम्प्लीमेंट, वहाँ होता है ए का उल्टा। कॉम्प्लीमेंट लिखा है ए का उल्टा, तो ए का उल्टा क्या होता है, 1 में से माइनस कर देते हैं तो वो ए का उल्टा लिखा था, मतलब ए नहीं, ए से तो कुछ भी, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी याद रखेंगे। अभी हम जो ये बीच वाली प्रॉपर्टी है ये इम्पोर्टेंट है। बीच वाली प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हम अभी प्रूफ कराएंगे आपको थोड़ी देर में, ठीक है। अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन क्लियर हो गया होगा बच्चों को, ठीक है। अब हमारे पास आता है डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, सॉरी इसके बाद आता है ये रियल रैंडम वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। यहाँ से हमारी सारा बेसिक यहीं से जुड़ा होता है। सैम्पल स्पेस, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन और रैंडम वेरिएबल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैंडम वेरिएबल, पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम इसके आगे की बात जानेंगे और इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये डेफिनेशन आई कहाँ से, ठीक है। लेट एस बी आ सैम्पल स्पेस, ठीक है। सैम्पल स्पेस तो हमने आपको बता ही दिया क्या होता है। सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड एफ बी आ सिग्मा फील्ड। हमने सिग्मा फील्ड किसके लिए यूज़ किया है, इवेंट के सैंपलों के लिए, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस एस, then the function x from sample space S into the set of real number that is real valued function is said to be random variable if small s belongs to capital S or s x less than x is an event for all x belongs to R। देखिए डेफिनेशन हमने क्या लिखी रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये जानते हैं। जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें सैंपल स्पेस आते हैं। मान लीजिए हमने कोई सिक्का उछाला, हेड हेड, 2 सिक्के उछाले हमने, उसमें हेड हेड आया, हेड टेल आया, टेल हेड आया और टेल टेल आया। हमने 2 सिक्के उछाले जिसमें हमारे पास कुछ सैंपल स्पेस आया। उन सैंपल स्पेस को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ मैं। उन सैंपल स्पेस को रियल नंबर में लिखना, कन्वर्ट करना, रियल वैल्यूड फंक्शन में कन्वर्ट करना ही हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है। किसमें, रियल वैल्यूड में कन्वर्ट करना, ठीक है। सॉरी रैंडम वेरिएबल कहलाता है। रियल वैल्यूड में कन्वर्ट करना रैंडम वेरिएबल कहलाता है।
अब इसका मतलब क्या है, जो हमने ये नीचे डेफिनेशन लिखी है कि जो स्मॉल एस है इसका मीनिंग है सैंपल स्पेस। ये बिलोंग करेगा एक्सपेरिमेंट से। फिर ये जो एक्स लिया है हमने सैंपल स्पेस से लिया है, ठीक है। और ये एक्स वेरी करेगा हर इवेंट पे, जैसे अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हमने एक सिक्का उछालते हैं, हमने 2 सिक्के उछाले। एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, ठीक है। हमने 2 टाइम्स कॉइन उछाले, क्या सैंपल स्पेस बनेगा? एस इज इक्वल टू हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये सैंपल स्पेस बना। अब हमने क्या किया, जो ये एक्स है लेट किया, लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड इन एस सैंपल स्पेस में, और ये एस बिलोंग कर रहा है कैपिटल एस में एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड। अगर हमने एक्स एच निकाला तो नंबर ऑफ हेड कितने हैं इसमें? 2 हैं। एक्स हमने एच टी निकाला तो इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1 है। एक्स हमने टी एच निकाला तो इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1 है। और एक्स हमने टी टी निकाला तो इसमें नंबर ऑफ हेड कितने? 0 हैं। ये जो रियल वैल्यू आ रही है, वेरी कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं ये एक्स यहाँ से वेरी करता है, ठीक है। ये जो रियल वैल्यू आ रही है इसको हम यहाँ से वेरी करते हैं, ठीक है। आइए हम इस डेफिनेशन में अप्लाई करते हैं। अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? रैंडम वेरिएबल क्या है? कोई भी सैंपल स्पेस है, एक्सपेरिमेंट है, उसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना। कोई भी प्रोबेबिलिटी है उसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना। आइए देखते हैं क्या है। अब डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? सैंपल स्पेस, एक्सपेरिमेंट, एक्स नंबर ऑफ हेड, ये एस सैंपल स्पेस, और ये एक्स जो रियल वैल्यू कैरी कर रही है। देखिए, सबसे पहले हम 0 लेते हैं। इस एक्स की जगह हमने रखा 0, या 0 से लेस देन लेते हैं। 0 से लेस देन नंबर ऑफ हेड कितने? 0 से लेस देन, 0 से कम नंबर ऑफ हेड है हमारे पास? नहीं है। और जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? 5। हमने किसके लिए लिया 5? 0 से लेस देन के लिए, समझ गए। आइए अब हम लेते हैं 0 इक्वल टू के लिए, इक्वल टू के लिए लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 तो इक्वल टू है एक्स से, और लेस देन लेते हैं हम 1 से, ठीक है। 0 है और 0 से ग्रेटर देन है, तो 0 में कौन सा एक्सपेरिमेंट आएगा? नंबर ऑफ हेड 0 किस में है? इसी में तो टेल टेल नंबर ऑफ हेड में, तो हम यहाँ लेंगे टेल टेल। हमारा 0 हो गया। अब हमने लिया यहाँ पे 1, ठीक है। 1 लेते हैं, यहाँ क्या आएगा? 1 और 2 से कम। अब यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं, और 1 पुट करके, ठीक है, 1 पुट करके अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ हेड एक बार कितनी बार आ रहा है? 1 2, ठीक है। और ये तो आएगा ही, क्योंकि हमारे क्या है यहाँ पे 1 है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो 2 से छोटे, 1 से बड़ा तो हमारे पास क्या हो गया? 1 और 1 से बड़ा TH, 1 और 1 से बड़ा ये हो गया। और वो कह रहा है 0 से लेस, और 0 से लेस में ये तीनों आ जाएंगे। फिर हमारा TT भी आएगा, क्योंकि वो कह रहा है 2 से लेस, सॉरी, वो कह रहा है 2 से लेस और 1 से ग्रेटर। तो 1 से ग्रेटर कौन कौन से हो गए? HT, TH। और वो कह रहा है 2 से लेस, 2 से लेस कौन कौन सा हो गया? T, ये भी आएगा TT। तो हमारा इसमें इवेंट कौन कौन सा आ जाएंगे? TT, HT और TH, ठीक है। अब हमने 2 तक वैल्यू ले ली, यहाँ पे हमें रख देना है 2,
मतलब 2 से ग्रेटर देन है हमारा और इक्वल टू है, ठीक है। तो अब हमें क्या रख देना है, देखिए अभी जैसे मैंने बताया 2 से ग्रेटर है देन और 2 के बराबर, ठीक है। तो 2 के बराबर तो एच एच आ जाएगा, ठीक। अब 2 से कम वाले भी तो सब आएंगे ना, एच टी, टी एच और टी टी। तो यहाँ पे हमारा ये जो एक्स वेरी कर रहा था उसको एक्स ही कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर जो आ रहा है इवेंट वो नीचे वाले में ज़रूर आएगा, इस बात का आप खास कर ध्यान रखेंगे। जो ऊपर आ रहा है वो नीचे वाले में ज़रूर आएगा घूम के। इसको ही रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन किसी भी सैम्पल स्पेस को, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस था, हमने इसको रियल वैल्यूड में कन्वर्ट कर दिया इस डेफिनेशन के द्वारा, तो इसको हम बोलते हैं सैम्पल और इसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, आइए। सबसे पहले हमने रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन लिखी। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन लिखी, उसमें हमने क्या लिखा, कोई सैम्पल स्पेस है। इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या निकलता है, कोई सैम्पल स्पेस है उसको हम रियल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं, उस सैम्पल स्पेस को रियल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है, स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, एक्स एस लेस देन इक्वल टू एस। ये जो स्मॉल एस है वो सैम्पल स्पेस है, कैपिटल एस है वो एक एक्सपेरिमेंट है, ये एस हमने लेट किया है और ये एस सैम्पल स्पेस और ये एस वेरी करेगा। देखते हैं हम कैसे। जैसे हमने कोई 2 सिक्के उछाले, 2 कॉइन उछाले, उसमें हेड हेड टेल टेल आया। हमने मान लिया एक्स जो है यहाँ पे, ये रैंडम वेरिएबल जो है वेरिएबल है, तो हमने मान लिया नंबर ऑफ हेड इन एस, सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ हेड है हमारा। नंबर ऑफ हेड कितनी बार आया, 2 नंबर ऑफ हेड 2 बार आया, नंबर ऑफ हेड 1 बार आया, नंबर ऑफ हेड यहाँ 1 बार आया। जहाँ नंबर ऑफ हेड था ही नहीं वहाँ 0 आएगा। हमने यहाँ 0 पुट किया तो हमने 0 से लेस के लिए निकाला। जब 0 से लेस के लिए निकाला हमने, जब 0 से लेस के लिए निकाला तो यहाँ तो 0 से लेस के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम जहाँ कुछ नहीं होता प्रोबेबिलिटी में वहाँ 5 यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने 0 से कम के लिए, अब हम निकालेंगे 0 के लिए और 1 से, 0 के लिए निकालेंगे और 1 से कम के लिए निकालेंगे, तो उसमें टेल आ जाएगा। अब हम निकालेंगे 1 के लिए और 2 से कम के लिए। अब 2 से कम तो टेल भी आएगा और 1 के लिए टेल हेड और हेड टेल आएगा, ठीक है। ऐसे हमने ग्रेटर देन 2 के लिए निकाला तो इसमें ये चारों आ जाएंगे। तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, शायद आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। आइए हम रैंडम वेरिएबल की बात पढ़ते हैं। CDF कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF, ठीक है। आइए हम CDF पढ़ते हैं। CDF CUM cumulative distribution फंक्शन। ये आपको रैंडम वेरिएबल से कनेक्ट करके ही पढ़ाते हैं। आइए, बहुत आसान है CDF, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अभी तक हमने जितना पढ़ा, रैंडम वेरिएबल, सैम्पल स्पेस, रैंडम वेरिएबल, सैम्पल स्पेस और प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब जितने भी टॉपिक होंगे सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। और ये टॉपिक होंगे उन जो हमने टॉपिक पढ़े अभी तक उनसे कनेक्टेड ही। CDF क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आइए समझते हैं इसको। लेट सिग्मा FP बी अ प्रोबेबिलिटी X बी अ, एक हम रैंडम वेरिएबल लेट कर लेते हैं, X बी अ
रैंडम वेरिएबल, देन तब क्यूमुलेटिव distribution function is defined as f x से इसको डिनोट करते हैं p x लेस देन x इज इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अब देखिए बहुत आसान है, CDF किसको बोलते हैं? अभी हमने जो ये रैंडम वेरिएबल निकाला था इसकी ही प्रोबेबिलिटी निकालने को CDF बोलते हैं। रैंडम वेरिएबल जो निकाला इसकी ही प्रोबेबिलिटी निकालने को CDF बोलते हैं। ये जो हमने लिखा था S बिलोंग्स टू कैपिटल X S लेस देन इक्वल टू S, इसको हम P X लेस देन X भी लिख सकते हैं। ये सब हमारा एक कैपिटल X हमने मान लिया, ठीक है। इसको हम X लेस देन X भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, आइए। जो हमने अभी रैंडम वेरिएबल निकाला था इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना ही CDF कहलाता है। मैं आपको सीधे सादे शब्दों में बताऊं तो यही एक CDF है। रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालना CDF कहलाता है। आइए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x इज इक्वल टू 5 का मतलब 0 से कम। अब x लेस देन 0 में प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0 आएगी, ठीक है। 1 और 0 के बीच में TT मतलब टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? हमारे पास टेल आया एक बार और टोटल आउटकम कितने? 4, 1/4। TT की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/4। किस के बीच था TT अपना? 0 और 1 के बीच, 0 से 1 के बीच, ठीक है। अब हम 1 से 2 के बीच निकालेंगे। 2 के बीच कौन कौन सा आ रहा था, मतलब 1 से 2 के बीच कौन कौन से इवेंट आ रहे थे? TT ST और TH। तो TT ST TH कितने आउटकम्स हो गए? 3, और टोटल इवेंट कितने? 4। तो 3/4 इसकी आ गई, 3/4 इसमें आ गई। x ग्रेटर देन 2 में कितने आए? H भी है, ST भी है, TH भी है, TT भी है। तो ये कितना आ गया? 1, क्योंकि यहाँ कितने सैंपल्स पे? 4, और यहाँ कितने? 4 और 4/4 इज इक्वल टू 1। यही करते हैं ना हम प्रोबेबिलिटी निकालते हुए, टोटल लिखते हैं और ऊपर हमें इसकी निकालनी होती है वो लिखते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया ये? 1। इसको ही CDF बोल देते हैं। ये हो गया हमारा CDF। डिनोट इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं या ऐसे भी करते हैं। FX इज इक्वल टू भी यहाँ लिख सकते हैं। ये लिखा है, ये लिखा है, तो हम दोनों को ही CDF मानेंगे। CDF कैसे निकालेंगे? रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकाल कर हम CDF निकालेंगे। आइए इसकी प्रॉपर्टी हैं जिन पर क्वेश्चन ड्यू पूछ लेता है कभी कभी। प्रॉपर्टी ऑफ CDF। जैसे आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा, कोई भी फंक्शन, जैसे ये फंक्शन है, ठीक है। आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा, आप किसको CDF बोलोगे? किसको CDF बोलोगे आप देख के फंक्शन को? तो हम बताते हैं किसको बोलेंगे। जिसमें ये तीन प्रॉपर्टी हम लिखने जा रहे हैं, तो इसमें ये तीन प्रॉपर्टी हम लिखने जा रहे हैं, तो तीन प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम उस फंक्शन को CDF बोलेंगे। अगर इसमें से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम इसको CDF नहीं बोलेंगे। आइए पहली प्रॉपर्टी कौन सी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है f माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 और f इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। माइनस इन्फिनिटी पे 0 जाना चाहिए वो फंक्शन और इन्फिनिटी पे 1 जाना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? f x इज इंक्रीजिंग। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है?
एफ एक्स इज राइट कॉन्टिन्यूस। राइट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। हम आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी हमने ये किया था, देखिए इसमें सब इंक्रीजिंग है ना, 0 हुआ, 1/4 हुआ, 3/4 हुआ, 1 हो गया, इंक्रीजिंग है ना, तो ये हमारा CDF था। आइए एक नया एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहले अच्छे से सुन लीजिए ये बात। किसी फंक्शन को हम CDF कब बोलेंगे, हमें कोई भी फंक्शन दिया है उसको हम CDF कब बोलेंगे, जब f माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, f इन्फिनिटी 1 पे आ जाए, एफ एक्स इंक्रीजिंग हो जाए और राइट कंटिन्यूस। जब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी एक साथ, तब हम उनको CDF बोलेंगे। आइए इस पर हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। आइए हम इस प्रॉपर्टी पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं। Do the following function, define distribution function। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0x1 इफ x लेस देन 1, इफ 0x 1/2 और इफ x 1/2। ये हमें एक फंक्शन दिया है, ठीक है। हमें बताना है ये डिस्ट्रीब्यूशन CDF है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या नहीं है। अब मैंने बताया था कि जब हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी तभी हम बोलेंगे किसी को कि वो CDF है या नहीं है। तो एक एक करके हम तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एफ एस इज इंक्रीजिंग, एफ एस इंक्रीजिंग है या नहीं है, देखते हैं। आइए, एफ एस पहले 0 था, x हुआ, 1 हुआ, मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग तो है क्योंकि 0 से लेस देन में 0 था, इसके बीच वो वेरिएबल है लेकिन 1 पे पहुंच गया। मतलब यहाँ से हम यहाँ देखें तो इंक्रीजिंग तो हो रहा है वो, ठीक है। तो एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया। अब हम सेकंड देखेंगे। एक इंक्रीजिंग के लिए मैं थोड़ा ग्राफ्स और बताना चाहूँगा आपको। इंक्रीजिंग हमने कैसे बोल दिया इसको। कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ तो 0x आ गया था वेरिएबल, तो हमने इंक्रीजिंग कैसे बोल दिया, क्योंकि 0 हमारे पास कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, 0 पे ही हो गया। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो गया, मतलब x वेरिएबल है, हमको वैल्यू नहीं पता। अब वहाँ से 1 आ गया तो वहाँ से वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती यहाँ पे। मैंने आपको देखिए पहले भी एग्जाम्पल कराए थे, यहाँ हमेशा 1 ही आएगा, यहाँ हमेशा 1 ही आएगा। अगर 1 नहीं आता है तो वो वैसे ही दिख जाता है इंक्रीजिंग नहीं है। तो एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया। अब क्यों 1 आएगा ये आप ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करती है। 0 से स्टार्ट हुई, 1 पे ख़त्म हुई, बीच में कोई वैल्यू आई, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच ही लाई करती है। तो ये एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया। एफ माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 और एफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी पे 0 होगा, क्यों नहीं, ये नहीं होगा। अब माइनस इन्फिनिटी, एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी, अब माइनस इन्फिनिटी पे देखिए ये तो 0 और 1 के 1/2 के बीच लाई कर रहे हैं और ये 1/2 से बड़ा। माइनस इन्फिनिटी पे सिर्फ कौन सा लाई कर रहा है, ये वाला 0 और 1/2 के बीच लाई कर रहा है, ये 1/2 से बड़े के बीच लाई कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी पे कौन सा लाई कर रहा है, सिर्फ ये। तो x से लेस देन है, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी भी जा रहा है। माइनस इन्फिनिटी किस पे आ रहा है, 0 पे, तो एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी 0 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। अब एक्स एक्स इन्फिनिटी मतलब 0 से बड़ा, ठीक है।
एफ एक्स माइनस एफ इन्फिनिटी रखते हैं हम यहाँ, अगर यहाँ पे हम इन्फिनिटी रखते हैं तो मतलब ज़ीरो से बड़ा, और ज़ीरो से बड़ा कौन सा है, ये वाला आ रहा है, क्योंकि ये तो ज़ीरो पे आ रहा है, ठीक है, कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो एफ इन्फिनिटी देखो एक्स 1/2 से बड़ा है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर, राइट कंटिन्यूस। राइट कंटिन्यूस की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ है। पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, ए का वैल्यू कितना है। देखिए हम कंटिन्यूटी किस पे चेक करते हैं, जिस पे हमें ये 0 इक्वल टू दे रखा है, या जहाँ हमें दो लगातार इक्वलिटी दी हो वहाँ हम डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो ये तो जनरली दिया ही होता है, ये तो मैं सही मनाता है, लेकिन जब हमारी राइट हैंड साइड डिसकंटिन्यूटी दी जाती है, इक्वलिटी दी जाती है, तब हम इस पे चेक करते हैं। जब हमारी राइट साइड में इक्वलिटी दी जाती है तब हम उसी पे शक होता है और उस पर ही कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आइए कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, एफ 1/2 प्लस एच कितना आएगा, 1/2 प्लस एच मतलब 1/2 से ज़्यादा हो रहा है ना, 1/2 में कुछ जुड़ रहा है, 1/2 में कुछ जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो 1/2 में प्लस कहाँ होगा, देखिए ये तो 1/2 और उससे लेस है, तो यहाँ x तो नहीं आएगा, तो 1/2 से ग्रेटर देन यहाँ हो रहा है, प्लस यहाँ हो रहा है, तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। और लिमिट h टेंड टू 0, ये तो 1 आ गया। एफ ए का वैल्यू कितना था, हमें किस पे चेक कर रहे थे, 1/2 पे चेक कर रहे थे, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, तो हम डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पे 1/2। 1/2 पे वैल्यू कितनी है, एक्स रख दिया, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, तो क्या 1 और 1/2 इक्वल है, नॉट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड। तो दिस फंक्शन इज नॉट CDF, इज नॉट क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। समझ आ गया हम कैसे चेक करेंगे CDF है या नहीं। देखिए फंक्शन दिया होगा, पहली प्रॉपर्टी लगाएंगे, दूसरी लगाएंगे और तीसरी लगा देंगे। ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया कि हमें कोई CDF है या नहीं है। अब इस पे एक दूसरे बेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड के so that f given by fx is equal to 0 alpha plus k e minus x square by 2 if x less than 0 और f greater than 0। ठीक है, अब इसने बोला है इज CDF। अब इसने ये बोल दिया है हमको ये CDF है, हमें अल्फ़ा, ये जो फंक्शन दिया है ये तो CDF है, हमें अल्फ़ा और के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें अल्फ़ा और के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ भी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जैसे हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, f माइनस इन्फिनिटी पे 0 था, माइनस इन्फिनिटी के लिए हम x लेस देन 0 पे जाएंगे, x लेस देन 0 पे जाएंगे तो x लेस देन 0 पे 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से तो हमें कुछ मिला ही नहीं। अब हम जाएंगे f इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 पे, f इन्फिनिटी मतलब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 की तरफ जा रहे हैं। उसमें फंक्शन क्या डिफाइंड है हमारे पास ये, तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस के ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, पुट कर देते हैं हम, अल्फ़ा के ई माइनस
इन्फिनिटी बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा, ज़ीरो की तरफ। देखिए अल्फ़ा वन के अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी बाई 2 इज इक्वल टू 1। इसको नीचे ले जाएंगे ना, इसको नीचे ले जाएंगे तो इसका ये माइनस है पावर वो प्लस में बन जाएगा, ठीक है। इसको नीचे ला के माइनस पावर प्लस बन जाएगा, तो अल्फ़ा ये इन्फिनिटी बाई 2 इन्फिनिटी हो जाएगा और ई की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो के अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। तो ये और किसी पावर अपॉन में इन्फिनिटी होता है तो वो ज़ीरो हो जाता है। अल्फ़ा प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा की जगह 1 आ गया, ठीक है। हम राइट कंटिन्यूस लगा के इसका के की वैल्यू फाइंड कर देंगे। एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए होता है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, एफ ए प्लस एच मतलब हम किस पे चेक करें, ज़ीरो, ज़ीरो प्लस एच पे ये फंक्शन आएगा, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो प्लस एच ज़ीरो से बड़ा हो रहा है, ज़ीरो प्लस एच जीरो में कुछ जुड़ रहा है तो ज़ीरो से बड़ा, ये तो ज़ीरो और ज़ीरो से लेस देन पे ज़ीरो चला गया, ज़ीरो पे बड़ा कुछ जुड़ रहा है उसमें। अल्फ़ा प्लस के ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फ़ा प्लस के ई माइनस एक्स की एच की वैल्यू कितनी है, एच हो जाएगा, कितनी है 0/2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया। अल्फ़ा प्लस के इज इक्वल टू 0 और हमने अल्फ़ा की वैल्यू तो निकाल रखी है, यहाँ इक्वेशन 1 बना लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू -1। तो ऐसे वो आपसे इन प्रॉपर्टी का यूज़ भी करा सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन किया हमने कि कोई फंक्शन था, उसे बताना था वो CDF है या नहीं। इस क्वेश्चन में उनने फंक्शन को बोल दिया वो CDF है या के और अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करो। जब उन्हें बता दिया वो CDF है तो मतलब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो हमने पहली प्रॉपर्टी से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, दूसरी प्रॉपर्टी से हमने के की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये अभी हम सिर्फ एग्ज़ाम से संबंधित ही पढ़ा रहे हैं, अगर किसी को पूरा पढ़ना है तो हम पूरी सीरीज़ बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, ठीक है। बाकी हम इसका आगे का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए सेम टू सेम PDF में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू।